पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सीबीआई, ईडी और इस जैसी दूसरी संस्थाएं जो विपक्ष पार्टी के बड़े नेता हैं, जैसे आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया और बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव के घर पे छापे पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन इदारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में हम बनारस में और बनारस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के राकेश चंद जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे इस मसले पे बात करते हैं और वो इन सब चीज़ों को क्या लेकर सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज समाज के अंदर एक इस तरह की विचारधारा बन गई है विपक्ष के अंदर कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। संभवतः ईडी और सीबीआई भी इसी की एक शाखा है जो सदैव समाज के अंदर हो व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनी थी। और लगातार सीबीआई का ये लोग हमारे सत्ताधारी लोग कहते हैं कि ईडी का प्रयोग पिछली सरकारों ने भी किया, इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। हो सकता है उस समय किया गया, लेकिन उसके करने का कारण ऐसा नहीं, इतना व्याप्त नहीं था विपक्ष के ऊपर कि आज पता चल रहा है 95% केस जो है विपक्ष के नेताओं पर ही किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो मुखिया हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसको अपार जन समर्थन जो मिला कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे भयभीत हैं। और लगातार कांग्रेसियों के यहाँ भी ये लगातार छापे डलवा रहे हैं। और विपक्ष के जितने भी नेता, जो मुख्य नेता हैं जिनसे इनको डर है कि ये आने वाले 2024 के चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं, वोटों को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको या तो वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने पक्ष में करना चाहते हैं या उनको जेल में डाल करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और इस कार्य में अभी आप देख रहे होंगे मनीष सिसोदिया को, उससे पहले उन्हीं के पार्टी के जो जैन थे सत्येंद्र जैन जी, उनको वो इतने दिन तक पड़े रहे जेल के अंदर। और फिर अब जो मनीष सिसोदिया का अभी जो जमानत मिलने की जब बात आई सीबीआई से, तो फिर ईडी जांच के लिए पहुंच जा रही है। इसी तरह हमारे भी नेता चिदम्बरम साहब को भी आपने देखा होगा, उनके घर ऐसा लग रहा था कि वो नेता नहीं, वो देश के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं। उनके यहाँ पे सीबीआई वालों ने ऐसे इस ढंग से घेर रखा था कि बाहर का गेट को लगता है कूद के फांद करके और तोड़ने की स्थिति आ गई थी कि उनके दरवाजे को तोड़कर अंदर एक अपराधी या किसी न किसी सत्ता पक्ष के प्रेरणा से इस ढंग की कुकृत्य जो है सीबीआई कर रही थी। और वो उनको भी जो है अंत में जब गए कोर्ट में और जब उनकी जमानत मिलने को थी, तब ऐन वक्त पर ईडी आकर के अपना एक नया केस बना करके ये तो जेल के अंदर डिटेन करके किसी न किसी मानसिक रूप से प्रताड़ना देने के साथ साथ या तो उनको अपनी पार्टी में मिलाने का प्रयास था। लेकिन जब जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित है, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी लिया है, भागीदारी लिया है, वो इनसे डरने वाला नहीं। उन्होंने चिदम्बरम साहब ने भी एकदम मुखर होकर के उसका सामना किया और अंत में जो है जमानत पर बाहर आए, आज केस लड़ रहे हैं। इसी तरह अभिषेक मनु सिंघवी पे भी इन लोगों ने किया। और इसी तरीके से अभी अब लेटेस्ट देखा होगा आपने कि हमारे जो पवन खेड़ा जी थे, उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दे दिया था, ये बात में लोकाचार में ऐसी बातें होती हैं। और आप लोगों ने कितनी बातें इस ढंग के की होंगी कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, पर्सनल अटैक किया। मगर कांग्रेस की जो क्या कहते हैं कर्टसी और लोकाचार के साथ राजनीतिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज ये द्वेषात्मक और प्रतिशोध की कार्रवाई के साथ ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जो कि देश के लिए घातक है। तो क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का इस तरह से हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश की जो डेमोक्रेटिक पहचान है उसको क्षति पहुंच रही है? देश की डेमोक्रेटिक पहचान संविधान से है। जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, जहाँ पे आप धर्मनिरपेक्षता को मानते ही नहीं हो, आप कहते हो लोकतंत्र केवल हिंदुओं के बीच में ही है तो लोकतंत्र है। लेकिन भारत जो हमारा बना हुआ है वो विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं और कस्टम एंड कल्चर का देश है, विभिन्न
और इसकी एकता को जो संविधान मेंटेन करता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मेंटेन किया और नेहरू जी ने बाबा भीमराव जी का सम्मान करते हुए भारत की राजनीति को उसी दिशा में अग्रसर करते हुए देश का विकास किया। मगर आज जिस ढंग से संविधान पे चोट हो रहा है, कोई चीज़ मानना नहीं चाहते हैं, कहीं किसी को जो है किसी धर्म को नहीं मानना चाहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी और एक आदमी रहे, तो एक ही पार्टी और एक ही धर्म रहे, जो कि देश के लिए घातक है और ये कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता पर चोट पहुंचाता है। और जो समरसता और सद्भाव की भावना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का जो नारा कांग्रेस दिया था, उस पर चोट पहुंचाता है। यही नारा भारत के संविधान को मजबूत करता है और यह नारा पूर्ण रूप से संवैधानिक दृष्टिकोण से यही एक पार्टी कांग्रेस ही है जो कि उसका अनुपालन और उस दिशा में समर्पित है। जैसा कि देखा कि 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद जो आपने बताया कि नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इस नारे की जो मतलब निकलता है वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल एक होता है कि उनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस एजेंडे से लड़ रही है, उसकी क्या आगे की कोशिश है? 2024 में चुनाव आने वाला है, इन सब चीज़ों को क्या आपका कहना है? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा हम लोग का है, उसी को सुदृढ़ करने के लिए, उसी को मजबूत करने के लिए राहुल जी इतने दिन तक सारा चीज़ को देखते हुए समझने के बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, जिसमें जन समर्थन में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, सबको साथ लेके चला गया। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, धर्मनिरपेक्षता की जो बात हमारे देश में होती है, उसी की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना बलिदान दिया था। अगर वो चाहती तो सिख कम्युनिटी के जो सिक्योरिटी उनकी थी, जब पवन बंसल साहब गए थे सिक्योरिटी बदलने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। सिर्फ एक शब्द कहा था उनसे कि क्या आपको पता नहीं है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है? बस इतनी ही बात कहने पर पवन बंसल साहब समझ गए थे कि नहीं, और उन्होंने सिखों को नहीं बदला। उसी तरह सदैव हम लोगों ने मुस्लिम भाई को जो गंगा यमुनी तहजीब है उसका अक्षरता पालन करते हुए, अगर कहीं दंगा हुआ है तो हमने निष्पक्ष जांच कराई है, ना कि हमने हिंदू ना ही मुसलमान किसी का पक्ष नहीं लिया। मगर ये सावरकरवादी गोडसे की औलादें जिन्होंने गांधी को गोली मारी, वो कभी नहीं चाहते कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, और उस पर हमेशा से कुठाराघात होता रहा है। लेकिन आज फिर राहुल जी और कांग्रेस इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि संविधान की रक्षा के लिए हमें बलिदान देना होगा, तो हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और भविष्य की लड़ाई इस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि कांग्रेस विपक्ष में उस तरह से नहीं बोलती है जिस तरह से बीजेपी विपक्ष में रहने पर बोलती है। नहीं, कांग्रेस बोलती है, लेकिन सवाल यह है, आज आपने एक नया शब्द सुना होगा कि मीडिया, अब कहा जाता है गोदी मीडिया। जब गोदी मीडिया आई, अभी आपने देखा कि राहुल जी ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो शब्द बोले, उनको आप तोड़ मरोड़ कर जब पेश करने लगेंगे, जनता के बीच में भ्रम बांटने लगेंगे, या हमारी कोई भी समाचार को आप समाज में दिखाना नहीं चाहेंगे, या जो चीज़ें सत्ता को जो पर हमला होती है, जैसा लगता है कि सत्ता को इसका जो है नुकसान होने जा रहा है, तो सदन के अंदर जो राहुल जी ने बोला उसको स्पंज कर दिया, उसको भी कटिंग कर दिया। अब इस ढंग की जो समाचार समाज के अंदर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर लोग को समझ में आता है कांग्रेस बोल नहीं रही, कांग्रेस ये नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस लगातार बोल रही है, लगातार हमलावर है, और कांग्रेस एकदम निष्पक्ष तौर और तरीके को अपनाते हुए अपने संघर्ष को जारी रखी है और जारी रहेगा। अभी तेलंगाना में जो केसीआर की बेटी हैं कविता, और बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव पर एक इल्ज़ाम फिर से लगा कि उन्होंने नौकरी घोटाला किया है, तो उन पे भी सीबीआई और ईडी की रेड पड़ रही है। तो क्या लगता है कि चुनाव आने वाला है और सीबीआई ईडी के ज़रिए इनको धमकाया जा रहा है कि इलेक्शन में इस तरह की बातें होंगी, बेहतर है कि आप चुप रहें? देखिए, जो लालू जी के तेजस्वी जी पर इन लोग पर जो आरोप को फिर स्थापित करना चाहते हैं, जब एक बार आपने जांच किया किसी भी विषय पर, ये आज का बात नहीं है, यह कब की बात है कि इन्होंने जो ज़मीन के बदले में नौकरी दी हैं, और जो होटल जो था खरीदा गया, ये हुआ, उस पर जांच किया। कई साल हो गए आज अभी तक जांच को आप स्थापित नहीं कर पाए, उसके गवाह नहीं दे पाए। लेकिन चुनाव के आते ही आपने तोड़ मोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति और ईबी
और ईडी का डर, सीबीआई और ईडी का डर जो फैला करके नेताओं को अपने बस में करने का प्रयास किया जा रहा है। सेम हाल इन्होंने केसीआर की बेटी जो कविता जी हैं उनके साथ भी इसी तरह का वो, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ज़मीनी वोट आपको मिल नहीं रहे हैं और आप करते क्या हो कि किसी तरह एक समुदाय के बड़े नेता को अपने बस में करके चलो वही जीते, लेकिन रहे हमारे पार्टी में, हमारी सरकार बने। अभी आपने देख ही लिया 2 सीट लेकर के जो है मेघालय में 2 सीट लेकर के आप सत्ता बना लिए। क्यों बना लिए, कैसे बना लिए? अब आप देखिए, एक तरफ आपके सिद्धांत ये कहते हैं गो वंश गो हत्या, और आपका वहाँ का जो मुख्यमंत्री रहा, क्या था उसका नाम, नहीं, किरण रिजिजू ने भी कहा। अब बताइए, किरण रिजिजू कह रहा है कि मोदी जी देश के गद्दार हैं। ये तो मोदी जी को तय करना होगा कि गौ मांस खाने वाला देश का गद्दार है कि राहुल गांधी जी जो बोला है वह गद्दार हैं। राहुल गांधी ने जितनी बात बोली है, भारत के पक्ष को, भारत के ध्वज को विदेशों में ऊंचा किया, ऑक्सफोर्ड में ऊंचा किया है, और हम हमेशा तिरंगा ध्वज के वाहक रहे हैं, रहेंगे और सदैव ऐसी ताकतों से लड़ते रहेंगे। जी, और जैसे कि राहुल जी की बात आई, राहुल जी पे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई तीखे हमले किए गए, उनके कपड़े को लेकर, उनकी दाढ़ी को लेकर, कश्मीर में ठंड को लेकर। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल जी कांग्रेस का पीएम का चेहरा होंगे? बिल्कुल राहुल ही जी चेहरा है, और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अभी अब मैंने एक चैनल में देखा तो उसमें ये बोल रहा था कि खड़गे साहब का तो पैर बंधा हुआ है। अरे भैया, आप लोग का कहाँ पैर बंधा है जो अपने अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हो? जो मोदी घोषणा करेंगे वही विकास माना जाएगा क्या? हमारे यहाँ तो राहुल जी को पूरी कांग्रेस स्वीकार कर रही है। आपके स्वीकार करने और ना करने से कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे भारत की जनता अगर कांग्रेस को और भारत की जनता को कांग्रेस को लाना चाहिए। आप देखिए, जितनी भी पार्टियां बनी है, क्षेत्रीय पार्टी, कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए बनी है, क्या वो, और उनको भी खड़ा किया गया है कि कांग्रेस का वोट जाति पर आधारित और क्या क्षेत्र पर आधारित बटे और कांग्रेस कमज़ोर हो। यही वजह आज कांग्रेस कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने यह साबित किया है कि देश की जनता कहीं ना कहीं उनके कांग्रेस की नीतियों के साथ है, राहुल जी के साथ है, और निश्चित तौर पर आने वाला समय में हमारे राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये हम सब की कामना है, क्योंकि देश का विकास राहुल जी के ही विचारों में है। वो ऐसा वैसा नहीं है कि जो मर्जी बोल दिए। उन्होंने स्टडी किया है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो क्या कहते हैं शिक्षा है, और हर चीज़ पर अगर गौर किया जाए तो भाजपा के अंदर एक भी नेता उनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता का सामना करने लायक नहीं है। केवल वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। एक बार हो गए, मगर अब देश की सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता राहुल जी और सब पार्टियों को ये लोग देश की जनता जान गई है, और निश्चित तौर पर जो है वो एक बार पुनः हमारे विकास को देखते हुए, हमारे कार्यों को देखते हुए हमको जो है वोट देगी। राहुल जी जीतेंगे, और निश्चित तौर पे भारत की जो है नेतृत्व राहुल जी करेंगे। राहुल जी की बात पे अगर एक बात यह गौर करें कि जैसे ही राहुल जी कहीं जाते हैं, किसी मंदिर का दर्शन करते हैं, घाट का दर्शन करते हैं, तो जो सत्ता पक्ष पार्टी है वो हमला करती है कि ये खुद को हिंदू दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या ये है कि अब सिर्फ हिंदू भाजपा ही वाले हैं? ऐसा है कि इन लोगों ने जिस ढंग से अपने आप को राष्ट्रवादी, जबकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका कहीं कोई रोल अगर हो, और किसी भी हमारे जो शहीद महापुरुष लोग हैं उनके साथ कोई भी अगर संघीय और इन लोग की फ़ोटो हो तो वो दिखाएं कि नहीं हमने भी लड़ाई लड़ी है। कहते तो हैं कि सबने लड़ाई लड़ी, सबने, देश की जनता ने लड़ा। देश की जनता को प्रेरित करने वाले गांधी जी ने, कहते हैं पटेल हमारे नेता, उनको आदर्श मानते हैं। कैसे मान लेंगे भाई आज पटेल का आदर्श? अरे 300 साढ़े 300 फुट की मूर्ति लगा देने से पटेल उनके आदर्श हो जाएंगे? उनको तो प्रतिबंधित पटेल जी ने किया था। अगर नेहरू जी ना होते तो संभवतः पटेल जी उनको छोड़ते भी नहीं। जब पहला 26 जनवरी मनने को था, जब नेहरू जी ने पटेल जी से कहा कि अब जितने भी कैदी हैं सबको छोड़ दो, अब देश आज़ाद हो गया है, स्वतंत्रता में, स्वतंत्र वातावरण में वो सांस लेंगे, तो सबको छोड़ा पटेल जी ने, लेकिन संघ को नहीं छोड़ा था। आप देख लीजिएगा। और
नेहरू जी ने फिर कहा कि नहीं, अब जब सबको छोड़ दिया है तो भाई अब वो भी मानवता के आधार पर। अरे मानवता के आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, हमारे पास पूर्ण बहुमत था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो है कश्मीर मुद्दे का जो है मंत्रालय दे दिया है। मानवता के आधार पर तो हम लोगों ने जो है क्या कहते, वाजपेयी जी का इलाज करा दिया राजीव गांधी ने।